अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी इंजीनियर संग्रेज खान। आज का हमारा लेक्चर है ओहम्स लॉ। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 16 करंट इलेक्ट्रिसिटी ओहम्स लॉ उनका टॉपिक है। जो सेकेंड ईयर के क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 13 टॉपिक ओहम्स लॉ है। सो ये वीडियो जो है वो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी है और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी है, और जो एंट्री टेस्ट के हैं MD-CAT E-CAT उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। उनका कंसेप्ट क्लियर होगा अपने टेस्ट के लिए। सो होप सो आपको काफ़ी पसंद आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करे, फॉरवर्ड करे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी सिटी हो, कोई भी प्रोविंस हो, कोई भी कंट्री हो, सबके लिए ये फ़ायदेमंद हो। तो स्टार्ट करते हैं ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या है? ओहम्स लॉ ये है, बेसिकली मैंने हर पॉइंट लिखा है ताकि आपके लिए बहुत ही इजी मेथड प्रोवाइड कर सके। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर। कोई भी अगर हमारे पास कंडक्टर हो, कंडक्टर मीन्स कोई भी वायर हो, कोई भी तार हो, अगर उसको हम कनेक्ट करते हैं किसी भी बैटरी के साथ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं, मतलब उसे हम वोल्टेज देते हैं, तो क्या होगा? इसका आसान मिसाल ये है कि अगर फर्ज के लिए हमारे पास कोई भी एक वायर है, कोई भी एक वायर है, इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। ये है हमारे पास बैटरी, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। एक कंडक्टर को, एक वायर को जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, वोल्टेज देते हैं, किसी बैटरी, किसी सेल से कनेक्ट करते हैं, तो ये हम पढ़ चुके हैं कि इससे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। करंट का फ्लो होना क्या है, ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस फ्लो करते हैं। फ्लो ऑफ चार्जेस को ही हमने नाम दिया था करंट का। जैसे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, जिसको हमने करंट का नाम दिया था, तो यहां पर हम डायरेक्टली इसको कह सकते हैं व्हेन वी अप्लाइड वोल्टेज, व्हेन वी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट्स। करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। करंट जैसे ही स्टार्ट होता है तो क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ड्रिफ्टिंग इन वन डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। ये मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मूव करते हैं, वो मिक्स डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में रैंडम मोशन से मूव करते हैं। जैसे ही हम इसको सोर्स किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, इसको हम वोल्टेज देते हैं, तब करंट मींस जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, एक खास डायरेक्शन में वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। सो फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ड्रिफ्टिंग इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में इसको पीछे से पुश मिलता है, ये ड्रिफ्ट होता है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है। तो क्या होता है? कोलिजन अकर होता है। जैसे ही हम किसी कंडक्टर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट होते हैं एक ही डायरेक्शन में। जब ये स्टार्ट होते हैं तो इनके दरमियान क्या होता है? कोलिजन होता है। कोलिजन मींस ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं। जब ये टकराते हैं, इससे हमें क्या मिलता है? ये इस तरह है जैसे कि ये कमरा है, इस कमरे में अगर कैपेसिटी 10 लोगों की है तो फर्ज कर ले इसमें 20 और 30 लोग बैठे हैं। दरवाजा एक है और एकदम कोई कहे कि यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, तो सारे एक दूसरे को धक्का दे के हर कोई कोशिश करेगा कि वो दरवाजे से बाहर निकले। एक दूसरे को रोकेगा कि मुझे जाने दो, एक दूसरे को रोकेगा कि मुझे जाने दो। इससे क्या होगा? हर बंदा एक दूसरे से टकराएगा, कोलिजन होगी। इस कोलिजन का नतीजा क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है? वो ये आता है कि कोई भी बाहर नहीं जा सकेगा या बहुत कम लोग बाहर जा सकेंगे, क्योंकि हर एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर रहा है कि नहीं मुझे निकलना है, मुझे निकलना है। एक दूसरे से टकराने का नतीजा क्या है कि जो लोग हैं वो आसानी से बाहर नहीं जा सकते। तो यहां पर सेम इसी तरह है कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स
स्टार्ट होते हैं, मूव करते हैं, फ्लो करते हैं एक खास डायरेक्शन में, तो इनमें कोलिजन होती है, टकराव होती है। किस चीज के दरमियान? कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इनके दरमियान कोलिजन होती है, एंड एटम्स या आयंस ऑफ कंडक्टर। जो हमारे पास इस कंडक्टर, इस वायर, इस तार के अपने एटम्स है, आयंस है, वो और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करते हैं, ये आपस में टकराते हैं। इसके टकराने से क्या होगा? इसके टकराने से अपोजिशन पैदा होती है, रुकावट पैदा होती है, ये एक दूसरे के खिलाफ बन जाते हैं, एक दूसरे को अलाउ नहीं करते, एक दूसरे को आगे छोड़ने नहीं देते। सो द कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स, आयंस ऑफ अ कंडक्टर स्टार्ट्स, that begins, that occurs. As a result, what happens? As a result, it cause opposition to the flow of current. और जो flow of current है, जिस flow से current जा रहा है, वो इस flow से नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट जा रहा है। करंट मींस जो हमारे पास चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो फ्लो कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन्स और ये वायर के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस है, ये आपस में कोलाइड करते हैं, एक दूसरे को आगे जाने नहीं दे रहे, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं, एक दूसरे को रोकने की कोशिश हो रही है। दैट कॉज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, उसको रोकने की कोशिश होती है। वो चीज जिस वजह से ये पूरा एक्सप्लेनेशन हमने किया, इस चीज को हम नाम देते हैं किस चीज का? रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस क्या है? द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। एक लाइन का डिफिनेशन है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट को, करंट के जाने को अपोज करना, उसको रोकना, उसको आगे जाने नहीं देना, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये एक हमने बेसिक एग्जाम्पल, बेसिक एक्सपेरिमेंट, एक बेसिक डीप कंसेप्ट के साथ एक एक्सप्लेनेशन देखा कि किस तरह से एक वायर को, कंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये सारा प्रोसेस होता है जिसको फिर हमने रेजिस्टेंस का नाम दिया। ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो है हमारे पास ओहम। ओहम इसका यूनिट है। इस ओहम को हम किस तरह जाहिर करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम जो है इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास एक पोर्शन आया रेजिस्टेंस का। ये स्टार्ट में सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि यही चीज ओहम्स लॉ में हमें आगे देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास था रेजिस्टेंस। अब इस पे काम किसने किया है? इसका यूनिट क्यों ओहम है? क्योंकि इस पे ओहम ने काम किया। ओहम कौन था? ये एक साइंटिस्ट था। ओहम एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था G.S. ओहम। इसने 3 पैरामीटर्स पे काम किया। वो पैरामीटर्स कौन कौन से थे? वो है हमारे पास वोल्टेज, वो है हमारे पास करंट, और वो है हमारे पास रेजिस्टेंस। इन 3 चीजों पे काम किया था G.S. ओहम ने, जो जर्मन साइंटिस्ट था। तो इस पे इसने काम करते हुए एक लॉ पेश किया, ई फार्मुलेटेड अ लॉ। वो लॉ इन्होंने कब पेश किया है? वो है हमारे पास 1826 में। एक एक पॉइंट बताने का मकसद आपका कंसेप्ट क्लियर हो, और खासकर जब ये वीडियो एंट्री टेस्ट, एमडीकेट, ईकेट के स्टूडेंट्स देखेंगे तो अक्सर एमसीक्यूज में ये जो डीप क्वेश्चंस है ये आते हैं। 1826 में उन्होंने अपना लॉ पेश किया जिसको उन्होंने नाम दिया ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या कहता है? ओहम लॉ का स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर, जब हम किसी कंडक्टर को वोल्टेज देते हैं, सोर्स देते हैं, किसी बैटरी सेल से कनेक्ट करते हैं, मतलब हमने इसको वोल्टेज दिया, तो क्या होता है? Across the conductor is directly proportional to the current। जब हम किसी कंडक्टर को वोल्टेज देते हैं वो
करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो करंट के डायरेक्ट रिलेशन में है। ये डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन ये तकरीबन हर वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो ये क्या है कि अप्लाइड वोल्टेज और करंट के दरमियान यहाँ पे जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का क्या मतलब है कि अगर एक चीज बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दूसरा भी इंक्रीज होगा। अगर एक चीज कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दूसरा भी डिक्रीज होगा। इसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पे हमने दो चीजों का नाम दिया, अप्लाइड वोल्टेज is directly proportional to the current। दो पॉइंट्स हमें देखने को मिले कि वोल्टेज और करंट के आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये बहुत ही अहम चीज है फिजिक्स में कि एक इंग्लिश स्टेटमेंट को आप किस तरह मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। यही चीज यहाँ पे लिखा है कि वोल्टेज और करंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। तो हमने बिल्कुल वही लिखा कि वोल्टेज और करंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इसको हम स्टेटमेंट में पढ़ना चाहे, अप्लाइड वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब जब भी डायरेक्ट रिलेशन आता है तो या इनवर्स रिलेशन आता है, हम इस सिंबल को जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी साइन कहते हैं, इसको हम खत्म करते हैं। इसको खत्म करने का तरीका हमारे पास क्या है, V I एज इट इज। जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हम खत्म करते हैं, इसकी जगह हम एक इक्वल लगाते हैं और एक कांस्टेंट। ये दो चीजें हैं जो ये साइन को खत्म करता है। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, इस साइन को खत्म करने का तरीका क्या है कि हम एक इक्वल लगाएंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे। जो कांस्टेंट ओहम लॉ ने अपने लॉ में यूज किया था वो है हमारे पास R। इस रिलेशन को खत्म करने के लिए हम इक्वल और कांस्टेंट यूज करते हैं। जो कांस्टेंट यूज हुआ है R, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, ये ओहम लॉ में एज अ कांस्टेंट काम कर रहा है। रेजिस्टेंस को ओहम लॉ में हमेशा सवाल जब भी आए तो इसका सवाल आएगा कि रेजिस्टेंस वेरी करेगा या कांस्टेंट होगा। रेजिस्टेंस ओहम लॉ में हमेशा कांस्टेंट होगा। और ये यहाँ पर प्रूव है कि इस साइन को खत्म करने के बाद हमने इक्वल और एक कांस्टेंट लगाया, जो कांस्टेंट है R। रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। इसका यूनिट है ओहम। इसको हम इस सिंबल से जाहिर करते हैं। तो ये था हमारे पास ओहम लॉ का स्टेटमेंट, इसका मैथमेटिकल स्टेप्स और R के बारे में हम स्टार्ट में कर चुके हैं। अब ओहम लॉ में इस स्टेटमेंट में एक और एडिशनल है डेफिनेशन में कि अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल स्टेट्स ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट। अहम पॉइंट इस सेकंड डेफिनेशन में ये है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि वोल्टेज और करंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन मींस कि अगर एक चीज इंक्रीज हो रहा है, दूसरा भी इंक्रीज होगा। अगर एक चीज डिक्रीज हो रहा है, दूसरा भी क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा। सेकंड पॉइंट कि इस केस में ये कब होगा कि वोल्टेज के साथ करंट भी इंक्रीज होगा, वोल्टेज के कम होने से करंट भी कम होगा। ये तब होगा, इसके लिए ये शर्त दिया गया है कि जब टेम्परेचर और इस कंडक्टर का जो कोई और फिजिकल स्टेट हो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर या इसका कोई और स्टेट, कोई और कंडीशन कांस्टेंट ना रहा तो ओहम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर ये ओहम लॉ को ओबे फॉलो नहीं करता। इसके लिए जो शर्त है वो ये स्टेटमेंट है। अब लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का, वो है हमारे पास ओहमिक डिवाइसेस एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस। ओहमिक डिवाइस भी इसको कहते हैं। अक्सर जगहों में ओहमिक मटेरियल्स भी लिखा होगा, अक्सर जगहों में ओहमिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखा होगा। ओहमिक डिवाइसेस या ओहमिक मटेरियल्स क्या है? ओहमिक ओहम से निकला है। ओहमिक मींस ये वो डिवाइसेस हैं
वो मटेरियल्स है जो ओहम लॉ को ओबे करता है। सिंपल, विच ओबेज ओहम्स लॉ। वो डिवाइसेस, वो मटेरियल्स जो ओहम लॉ को फॉलो करता है, ओहम लॉ को ओबे करता है। फॉलो करना, ओबे का मतलब क्या है कि वो ये काम करता है कि वी के साथ, वोल्टेज के साथ करंट का डायरेक्ट रिलेशन हो और टेम्परेचर या अदर फिजिकल स्टेट्स हमेशा कांस्टेंट रहे। अगर ऐसे डिवाइसेस, ऐसे मटेरियल्स हो जो ये काम करते हैं, कर सकते हैं, उसको हम ओहमिक डिवाइसेस और ओहमिक मटेरियल्स कहते हैं। तो उसमें हमने क्या कहा कि इसमें कांस्टेंट क्या यूज हो रहा है, रेजिस्टेंस एज अ कांस्टेंट यूज हो रहा है। तो हमने क्या कहा कि कांस्टेंट यहाँ पे क्या रहेगा, रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जब भी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो वो ये रिलेशन एप्लीकेबल होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। जब ये रिलेशन होगा उसी को तो हम ओहम्स लॉ कहते हैं। तो जब ओहम्स लॉ को ओबे करे, फॉलो करे, मींस ये जो कंडीशंस है ये एप्लीकेबल हो किसी भी डिवाइस पे, किसी भी मटेरियल पे, या हम कह सकते हैं कि ऐसा डिवाइस, ऐसा मटेरियल जिसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, चेंज ना हो, उसको हम कहते हैं ओहमिक डिवाइसेस या ओहमिक मटेरियल्स। ओहमिक कैरेक्टरिस्टिक्स कब कहते हैं? ओहमिक कैरेक्टरिस्टिक्स का ये मतलब है कि जब भी हम इसको बाय ग्राफ देखते हैं, जब भी हम इस टॉपिक को, इस चीज को ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ से जाहिर करते हैं, तब इसी को हम नाम देते हैं ओहमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम किस चीज के बारे में बार बार बात कर रहे हैं? वी आई, वोल्टेज और करंट के बारे में। तो उसको अगर हम ग्राफ से देखें, वोल्टेज और करंट को, तो हमने क्या कहा कि इन दोनों के दरमियान रिलेशन डायरेक्ट है। डायरेक्ट का क्या मतलब है कि अगर वोल्टेज बढ़ रहा है उसके साथ करंट भी बढ़ेगा। तो हमें किस तरह का ग्राफ मिलेगा? वोल्टेज बढ़ रहा है उसके साथ करंट भी बढ़ रहा है। वोल्टेज के बढ़ने से करंट का भी बढ़ना, ये आपको हमेशा क्या देगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा। मतलब एक चीज के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं साथ साथ, तो ये हमेशा एक साथ बढ़ने का मतलब वो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसी को ग्राफ से रिप्रेजेंट करने को हम ओहमिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। इसका ग्राफ क्या होगा? इसका जो ग्राफ है वो हमेशा हमारे पास क्या होगा? वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ये है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ की जगह आपको एक और नेम शायद देखने को मिले अक्सर टेस्ट में, एग्जाम्स में। स्ट्रेट लाइन ग्राफ को हम लीनियर ग्राफ भी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ को हम लीनियर ग्राफ भी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ। तो ओहमिक डिवाइसेस के लिए ग्राफ क्या होगा? ये क्वेश्चन आता है, अक्सर आता है, खासकर एमसीक्यूज टेस्ट में। जो एमडीके टीकेट के स्टूडेंट्स हैं एंट्री टेस्ट के, कि ओहमिक डिवाइसेस का ग्राफ किस तरह होगा? तो ऑप्शंस में आपने किस चीज पे गौर करना है? वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा या फिर वो लीनियर ग्राफ होगा। लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो ओहमिक हम कर चुके हैं। नॉन ओहमिक इसके अपोजिट है। ओहमिक मींस इसको ओबे करना, नॉन ओहमिक मींस ये आपको ओबे ओहम लॉ को नहीं करता। इट डज नॉट ओबे ओहम लॉ, ये ओहम लॉ को फॉलो नहीं करता। ओहम लॉ को फॉलो ना करने का क्या मतलब है? ओहम लॉ को फॉलो करना, ओबे करना मींस रेजिस्टेंस का कांस्टेंट रहना, टेम्परेचर या अदर फिजिकल स्टेट्स को कांस्टेंट रहना। नॉन ओहमिक मींस ये ओहम लॉ को ओबे नहीं करेगा। ओबे ना करने का क्या मतलब है कि इसमें जो रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा? वो वेरिएबल होगा, वो वेरी करेगा, वो चेंज होगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट ना हो, जब वोल्टेज और करंट के डायरेक्ट रिलेशन को फॉलो हम ना कर सके, जब टेम्परेचर कांस्टेंट ना रहे, इस पूरे का मतलब ओहम लॉ को वो फॉलो नहीं करता। इस तरह के डिवाइसेस, इस तरह को मटेरियल जिसमें ये चीजें हो, उसको हम कहते हैं नॉन ओहमिक डिवाइसेस, उसको हम कहते हैं नॉन ओहमिक मटेरियल्स। और इस तरह के
टॉपिक्स, डिवाइसेस, मटेरियल्स जो ओहम लॉ को ओबे ना करे, जिसको नॉन ओहमिक हम कहते हैं, इसको जब हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं उसको फिर हम कहेंगे नॉन ओहमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉन ओहमिक कैरेक्टरिस्टिक्स मींस नॉन ओहमिक डिवाइसेस, मटेरियल्स को ग्राफ में जाहिर करना। ग्राफ का क्या मतलब है कि ये ओहम लॉ को ओबे नहीं करता। ओबे करना वोल्टेज के साथ करंट का डायरेक्ट रिलेशन होना, ओबे ना करना। ओबे ना करने का क्या मतलब है कि वोल्टेज के साथ करंट चेंज हो रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है। कि जब और वोल्टेज और करंट एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं तो इसमें एकदम रेजिस्टेंस में चेंज आए, कांस्टेंट ना रहे, टेम्परेचर में चेंज आए, कांस्टेंट ना रहे, तो वो किस तरह होगा? अगर आप स्टार्ट में देखें कि वोल्टेज के साथ करंट इंक्रीज हो रहे, एकदम रेजिस्टेंस में चेंज आना नॉन ओहमिक, टेम्परेचर में चेंज आना नॉन ओहमिक, तो एकदम ग्राफ चेंज होगा। या तो इसमें चेंज यू आएगा, इंक्रीज होगा, या चेंज यू आएगा कि ये डिक्रीज होगा। मीन देखो ये आपको कर्व देगा, ये आपको कर्व देगा कि इसमें रेजिस्टेंस या टेम्परेचर किसी चीज में चेंज आया है, ये कांस्टेंट नहीं है जैसे ओहमिक में कांस्टेंट था। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम नॉन ओहमिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब नॉन ओहमिक को जब हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका ग्राफ ये वाला होगा, ब्लू वाला। और ये किस तरह का ग्राफ देगा? जैसे कि ओहमिक में आपको स्ट्रेट लाइन मिला है ग्रीन वाला, यहां पे ये आपको किस तरह का ग्राफ दे रहा है? कर्व्ड लाइन ग्राफ दे रहा है। तो नॉन ओहमिक का ग्राफ किस तरह होगा? नॉन ओहमिक का ग्राफ हमेशा क्या होगा? ये कर्व्ड लाइन होगा, ये कर्व्ड लाइन ग्राफ होगा, और ओहमिक का स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन को हम लीनियर कहते हैं, कर्व्ड लाइन जो स्ट्रेट ना हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नॉन लीनियर, इसको हम कहते हैं नॉन लीनियर। ओहमिक डिवाइसेस या ओहमिक मटेरियल्स कौन से हैं? सिंपल एग्जांपल है जो हमारे पास कार्बन रेजिस्टर है, जो हमारे पास मेटालिक कंडक्टर्स है, जो निक्रोम वायर है, यूरिका वायर है, ये सारे हमारे पास ओहमिक डिवाइसेस है जो ओहम लॉ को ओबे करता है, इस पूरे कंडीशंस को ओबे करता है। नॉन ओहमिक हमारे पास कौन से है डिवाइसेस या मटेरियल्स? जो फिलामेंट ऑफ अ बल्ब है, या सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। सेमीकंडक्टर सारे वो क्या है? वो नॉन ओहमिक होता है, वो ओहम लॉ को ओबे नहीं करता, वो इन कंडीशंस को ओबे नहीं करता। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक ओहम्स लॉ। होप सो आपको काफी क्लियर हुआ होगा। इट वाज शेयर्ड विद डिलीवर्ड विद डीप कंसेप्ट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।